हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बिहार तथ्य संग्रह का करने वाले हैं दोस्तों, मध्यकालीन बिहार का इतिहास। इसका प्राचीन इतिहास हम लोग खत्म कर चुके हैं दोस्तों। अब हम कर रहे हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। जो अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें है कि मध्यकालीन बिहार। देखिए मध्यकालीन बिहार को कितने भाग में तोड़ा गया है दोस्तों। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासन में बिहार की स्थिति। उसके बाद स्थानीय वंश जो कर्नाट वंश आया। तुर्क शासन के बाद कर्नाट वंश, स्थानीय वंश। उसके बाद दोस्तों अफगान शासन में बिहार। अफगान शासन में बिहार मतलब शेरशाह सूरी। उसके बाद वो आया दोस्तों सल्तनत काल में बिहार। तब फिर लास्ट में आया मुगल काल में बिहार। देखिए स्टार्ट होता है तुर्क शासन में बिहार, तुर्क शासन का। उसके बाद स्थानीय वंश जो कि कर्नाट वंश। उसके बाद अफगान शासन में बिहार, शेरशाह सूरी। उसके बाद सल्तनत काल में बिहार। उसके बाद लास्ट में आता है मुगल काल में बिहार। देखिए दोस्तों तुर्क शासन में बिहार, तुर्क शासन बख्तियार खिलजी। देखिए दोस्तों तुर्क शासन मतलब जो स्टार्ट हुआ दोस्तों मध्यकालीन बिहार का बख्तियार खिलजी से। देखिए बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो जाता है दोस्तों, वह जाता है बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था दोस्तों। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता दोस्तों ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो कि 1198 ईस्वी में हुआ था। अगला है दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था दोस्तों। देखिए बख्तियार खिलजी ही था जो कि ओदंतपुरी के साथ साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय मतलब तीनों विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों उसने 1203 से 4 ईस्वी में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। आगे दोस्तों स्थानीय वंश मतलब कर्नाट वंश। मिथिला के कर्नाट वंश देखिए पाल वंश के पतन के दौरान तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामी ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त कर लिया। आगे है दोस्तों, गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से 1335 समाज सुधारक भी था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। अगला है दोस्तों सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया।
इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज ए सिराज की रचना 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज ए सिराज की रचना तबकाते नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। दोस्तों आगे है दोस्तों अफगान शासन में बिहार। देखिए अफगान शासन में बिहार सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान नोहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नोहानी का पुत्र बहार खान नोहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। अब है दोस्तों शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी का जन्म दोस्तों 1486 ईस्वी में हुआ। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। उसके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। उनके पिता का नाम दोस्तों हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खान नोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। बहार खान नोहानी ने फरीद खां को शेर शाह की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन है अगला है दोस्तों देखिए शेर खां ने नोहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप से देगा। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कन्नौज बीलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर वंश की स्थापना की। 1540 ईस्वी में कन्नौज बीलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर वंश की स्थापना की। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख ए दाऊदी में मिलती है। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। देखिए शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया था। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था।
बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश तीन भागों में बट गया। 1555 ईस्वी में मच्छी बार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया। दोस्तों देखिए, बाद में सूरवंश तीन भागों में बट गया। 1555 ईस्वी में मच्छी बार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया। अब आगे है दोस्तों चेरो वंश। देखिए, पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राज्यों में एक प्रमुख राज्य चेरो का था। चेरो राज का क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी का क्षेत्र था। चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया भोजपुर था। 1607 ईस्वी में चेरो एवं उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई जिसमें चेरो की जीत हुई। इस वंश का प्रमुख शासक मेदिनी राय 1658 से 1674 था। मुगलों के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। उसके बाद है दोस्तों मुगल काल। मुगल काल में बिहार। देखिए, शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर वंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। अकबर के समय बिहार ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई। अकबर के समय बिहार ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 ईस्वी से 1954 ईस्वी में बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। अगला है दोस्तों, देखिए जहांगीर के समय बिहार कैसा था। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र से मुगलों हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। उसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। अगला है दोस्तों औरंगजेब के समय बिहार। देखिए, औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीब ने पटना का नाम
अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। यह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद कमजोर होती मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल में मिला लिया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। अगला है दोस्त, अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। अगला है दोस्तों सिख धर्म। देखिए, सिख धर्म मुगल काल का ही है दोस्तों। सिख धर्म का बिहार। देखिए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु थे दोस्तों। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। इन 10 सिख गुरुओं में से गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से था दोस्तों। गुरु नानक ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। वे बिहार का भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु थे। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। वहां वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए जो मां बनने वाली थी। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। इसे श्री पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का आधुनिक काल का बिहार, मध्यकालीन बिहार दोस्तों खत्म हो गया। और कल से दोस्तों होगा हम लोग का आधुनिक बिहार स्टार्ट करेंगे। जो अभी तक दोस्तों हम लोग का प्राचीन बिहार का जो सेशन था वो नहीं देखे हैं, वो इस चैनल पे जाके इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। देखिए, यह बिहार स्पेशल का तथ्य संग्रह थ्योरी बेस्ड है दोस्तों। यह बुक हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, 10 से 15 दिन के अंदर इसको ख़त्म करेंगे दोस्तों। और आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 या बीएसएससी बिहार दरोगा, उसके बाद ये जो एग्ज़ाम बीपीएससी पीटी का 71वां जो आने वाला है दोस्तों, बिहार स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बीपीएससी पीटी में 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके शिक्षक भर्ती में तो पूछा ही जाता है दोस्तों। धन्यवाद है दोस्तों।